हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम साइंस का एक ऐसा पेपर पढ़ने जा रहे हैं जो 4 मार्च के दिन एकदम 100% जो है कि ये छपेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड अ में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें भी 3 उपखंड हैं। एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री और एक में बायोलॉजी के सवाल रहेंगे। तो पहला सवाल इसमें है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। तो ये कहलाता है गोलीय लेंस। दूसरा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो ये होता है जो समंजन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है 5वां कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो हम जानते हैं कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति वाट और प्रतिरोध का ओम। तो इस तरह से 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 इसमें और इसमें है। फिर 2 का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये 2 में 1, तो इस तरह से इसका उत्तर मिल गया डी। फिर नेक्स्ट है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में है और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:4। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसके बाद उपखंड 2 है। उपखंड 2 में केमिस्ट्री से सवाल रहेंगे, रसायन विज्ञान से। तो पहला इसमें है 8वां कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो ये होता है C6 और H6। तो इस तरह से इसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी इसका उत्तर सी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, यानी एक ही जैसे कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है और तीसरा, ये नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 4। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो इनको खनिज कहते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय जब मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से कम होने पर। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कि अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापना अभिक्रिया है। तो इसका तर्क हो गया कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 13वां है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो NaOH और यहाँ पे हो जाएगा, तो इस तरह से इसका उत्तर इसमें बी हो जाएगा। CH3 यहाँ हो जाएगा CH3COOH। फिर नेक्स्ट है इसमें उपखंड 3। तो उपखंड 3 में जो होगा ये बायोलॉजी से सवाल है इसमें। तो इसका सवाल हो जाएगा पहला
कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। सबसे पहले नासाद्वार, ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर कुपिकाएं। फिर अगला है इसमें प्रश्न 15 कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम्स से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। इसका कारण है कि मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो इसमें जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। फिर अगला है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी है? तो विद्युत आवेग की प्रवाह की दिशा ये, इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शारीरिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को अपचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्साइन को थायराइड हार्मोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसमें उत्तर ए हो जाएगा कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। ये गलत है इसमें, तो इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? तो ए बी सी ये किस क्रम में है? तो ए जो होता है इसका ये होता है प्रांकुर, और बीज ये बीजपत्र, और सी मूलांकुर। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 19 में हो जाएगा कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि तो इसमें हो जाएगा अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन के बाद। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 2 जो है ए में है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो ये होते हैं मांसाहारी प्राणी होते हैं। तीसरे पे मांसाहारी होते हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद है वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक प्रश्न में उपखंड है। उपखंड 1 में जो है इसमें पहला प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2-2 अंक के हैं, 2 प्रश्न इसमें। तो इसको हम लघु उत्तरीय समझ के लिखेंगे इसमें। तो पहले का उत्तर हो जाएगा कि एक सामान्य स्वस्थ आँख अपने फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करती है कि पास और दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बन सके। लेकिन कभी कभी आँख की इस समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष। फिर इसमें दूसरा प्रश्न था इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष जो होता है वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य की आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलने वाले प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है। प्रश्न संख्या दूसरा है। दूसरे में 2 प्रश्न इसमें भी हैं, 2-2 नंबर के।
तो पहला इसमें है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, और दूसरा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। दूसरे का पहले का उत्तर हो जाएगा कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग बताए। तो इसमें हम एक एक या दो इसके बस बताएंगे उपयोग। जैसे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक दूसरा और एक तीसरा। दूसरा हो जाएगा कि आँख, नाक, कान व गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और दूसरा हो जाएगा कि टार्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के हेडलाइट यानी अग्निदीपों में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। इसमें भी एक या दो बस सिर्फ लिखेंगे। तो जैसे इसमें हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है, और स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में। तो ये इसके हो गए उपयोग। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें विभवांतर निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है जूल्स लॉ कि एच बराबर जो होता है I² R × T। और इसमें विभवांतर निकालना है तो I का होता है कि V = IR होता है, V = IR। तो जब हम I निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/R। तो I की जगह पे अगर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे अगर रखेंगे V/R तो ये इसका स्क्वायर से ये R से R कट जाएगा। तो इस तरह से मिल जाएगा कि H बराबर V² बटे R × T। तो इसमें जब हम रख के हल करेंगे तो इसमें H जो है ये ऊष्मा जूल है, तो इसको रख के हल करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 100 बराबर, और V निकालना है, V² बराबर R का मान 4 ओम दिया है, और टाइम कह रहा है कि प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। फिर V² जब निकालेंगे तो ये 4 का गुणा इसमें कर देंगे इधर ला के, तो V² बराबर आ जाएगा 400 और V बराबर हो जाएगा 20। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 20 वोल्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो इसके लिए जब हम हल करेंगे तो इसके लिए भी वही ओम्स जूल्स लॉ का उपयोग करेंगे। तो इसमें भी होता है कि एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी या कह सकते हैं ऊष्मा उस बराबर होती है I² और R × T। तो यहाँ पे दिया है टाइम, तो ये हो जाएगा I का मान यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 का वर्ग गुणे R जो है 20 है, R यानी प्रतिरोध 20, और टाइम है इसमें। जब इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 25 × 20 × 30, पूरा गुणा करेंगे इसको तो 25 दूनी 50 थे, 5 × 15, ये आ जाएगा 15,000 जूल। और इसको जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 15 किलो जूल। ये दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 4 में कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती।
इसके बाद है दूसरा प्रश्न कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। और तीसरा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो इन सब का उत्तर हम लिखेंगे और तीनों जो है 2-2 अंक के हैं। तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं और दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसके बाद इसमें जो दूसरा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो इसमें हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। दूसरा है कि ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। तीसरा है कि अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती हैं। फिर उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत 90 अंश पर हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में जो था ये प्रश्न करने हैं या अथवा के बाद ये वाले प्रश्न करने हैं। तो हम इनको भी सॉल्व कर देते हैं, लेकिन परीक्षा में आप सिर्फ अथवा अगर दिया है तो इसमें से कोई बस एक ही प्रश्न करे, चाहे ऊपर वाला करे चाहे नीचे वाला। तो इसमें है पहला सवाल कि फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। इसके बाद दूसरा भी इसमें है कि धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इन दोनों का उत्तर हम अभी बताएंगे। तो उत्तर हो जाएगा पहले का कि फ्यूज तार धातु या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसे विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में एक विशिष्ट मान से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार का ताप बढ़कर उसके गलनांक तक पहुंच जाता है, जिसके कारण फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इस प्रकार फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव करता है। दूसरा प्रश्न धारावाही परिनालिका का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब धारावाही परिनालिका का उपयोग किया जाता है तो अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन आवश्यक है। तो ये हो गया धारावाहिक परिनालिका। तो इसमें जो है हो जाएगा पहला इसमें कि चुंबकीय पदार्थ। परिनालिका के अंदर की छड़ स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाई जाती है जो चुंबकीकरण के बाद लंबे समय तक अपने चुंबकीय गुणों को बनाए रख सके। दूसरा है दिष्ट धारा। परिनालिका में प्रवाहित धारा दिष्ट धारा होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरा है कि घुमावों की संख्या यानी जो हम लपेटेंगे तार उसकी संख्या। तो परिनालिका में घुमावों की संख्या अधिक होनी चाहिए और वे सघन रूप से सटे होने चाहिए ताकि एक प्रबल और समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। यहाँ से उपखंड दूसरा शुरू हो गया, यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। तो इसमें प्रश्न 5 में पहला है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, जो कि 1-1 नंबर के हैं। 4 समीकरण बनाने हैं और ये चारों 4 अंक 1-1 अंक के हैं। तो पहला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समीकरण का कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और इसमें हाइड्रोजन। दूसरा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम पट्टी के साथ
जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब यह अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तीसरा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसका हो जाएगा कि नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2, तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा और जब ये मिलाएंगे तो ये NH3 ये अमोनिया बनाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका समीकरण तो हो जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन ये दोनों मिला के बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और H2O। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित कारण बताइए। प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसमें कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये दो अंक के हैं प्रश्न। तो इसमें पहले का उत्तर हो जाएगा कि सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु आर्द्रता और अम्लों से जल्द संक्षारित नहीं होते हैं और इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम अघातवर्धेय और तन्य भी हैं। इसके बाद दूसरा था, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल होता है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 में पहला है कि सहसंयोजी संबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध के 2 लक्षणों को लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे अब हम। तो इसका उत्तर होगा कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं तथा इससे बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य गुण हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा कि भौतिक अवस्था। तो यह सहसंयोजी यौगिकों द्रव होते हैं। उच्च अणु भार वाले सहसंयोजक यौगिक ठोस होते हैं। दूसरा है कि क्वथनांक व गलनांक। इस यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इन अणुओं को काफ़ी कम ऊर्जा द्वारा अलग किया जा सकता है। और भी इसमें है तो इसको भी लिख सकते हैं कि विलेयत। ये यौगिक अध्रुवीय कार्बनिक विलायक हैं जो बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं। विलेयता का कारण विलेय और विलायक की समान संयोजक प्रकृति है। इसके बाद प्रश्न संख्या इसमें दूसरा है कि यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इन दोनों के IUPAC नाम लिखना है। तो पहले का जो IUPAC नाम हो जाएगा IUPAC नाम ये है प्रोपेनॉल और ये प्रोपेनॉन, ये दोनों हो जाएंगे। फिर इसके बाद है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। साबुन को जब कठोर जल में घोला जाता है तब ये अविलेय लवण कम बनाते हैं और झाग उत्पन्न करते हैं। तो जैसे इसमें हो जाएगा कठोर जल CaCl2 और साबुन होता है 2RCOONA। तो इसमें ये निकलते हैं झाग, इसमें अविलेय कम। और मैग्नीशियम भी जल में होते हैं कठोर जल में, तो इसमें हो जाएगा अविलेय जल। ये निम्नलिखित टिप्पणी लिखना है। तो विकृत गंधिता, दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया
और तीसरा है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो तीनों को लिखेंगे। पहला हो जाएगा इसमें विकृत गंधिता पर टिप्पणी। तो वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। आमतौर पर तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ या ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली को नाइट्रोजन जैसे गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके और उन्हें देर तक संरक्षित रखा जा सके। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। उपचयन इस प्रक्रम में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वास होता है और अपचयन इस प्रक्रम में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वास तथा उसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। तीसरा इसमें कि एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो अल्कोहलों के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं। उदाहरण, एक परखनली में इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में मिलाओ, इसमें कुछ बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालो और परखनली को हल्के गर्म पानी के टब में रख दो। शीघ्र ही सारे कमरे में एस्टर की सुगंध भर जाएगी। इसके बाद उपखंड 3 है जिसमें बायोलॉजी के सवाल हैं। तो पहला प्रश्न है कि जैव निम्नकरणीय और गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नकरणीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक कारकों द्वारा अपघटित हो सकते हैं, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में नहीं रहते हैं और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएंगे घरेलू कचरा, रुई, पट्टी, कृषि अपशिष्ट आदि। इसके बाद दूसरा है गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ। तो इसका हो जाए कि वे पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक कारकों द्वारा अपघटित नहीं हो सकते, गैर जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा कि प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि। प्रश्न संख्या 9 में है कि निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावित ग्रंथियों को नामांकित कीजिए, यानी A, B, C, D। इन चारों के नाम लिखने हैं कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है और ये। तो इसमें देखेंगे हम कि ये जो A है ये है पीनियल ग्रंथि, फिर B ये पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, और C जो है ये है थायराइड ग्रंथि या O2 ग्रंथि, और ये जो है थाइमस, ये थाइमस ग्रंथि है। तो इन चारों का नाम लिखना रहेगा कि ये पीनियल ग्रंथि, ये पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, ये थायराइड और ये थाइमस। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है कि इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं।
परंतु एक युग्म जैसे लिंग गुणसूत्र निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा कि लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि लिंग निर्धारण वंशानुगत तब होता है जब माता और पिता के गुणसूत्रों का संयोजन होता है। स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का कौन सा गुणसूत्र एक्स या वाई संतति को प्राप्त होता है। फिर दूसरा है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यदि पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलकर संतान बनाता है, तो बच्चा जो होगा वो लड़की होगी। और उसके बाद यदि पिता का एक वाई गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलकर संतान बनाता है, तो ये बच्चा लड़का एक्स वाई होगा। प्रश्न संख्या 11 है लास्ट इसमें कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को निम्नांकित कीजिए। मुख, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत। अथवा में करके या तो ये प्रश्न करिए या तो ये करिए। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो इसमें पहला मानव आहार नाल का आरेख बनाते हैं। तो ये जो फिगर है ये आहार नाल का है, तो इसमें हो जाएगा ये यहाँ मुख हो गया, ये ग्रसिका हो गया, इसका नामांकित कर देंगे। इसके बाद आमाशय, ये आमाशय हो गया और फिर इसके बाद छोटी आंत, तो छोटी आंत हो जाएगी इसमें, जिसको क्षुद्रांत कहा जाता है। तो इस तरह से हम इसका एक फिगर बना के और ये चारों नाम दिखा देंगे कि कौन सा किस जगह पे है। तो ये स्त्री केसर का हम फिगर बना लेंगे और इसमें जो दिखा देंगे कि वार्तिकाग्र और वार्तिका और अंडाशय, ये इसमें दिखा देंगे, हो जाएगा फिर।